नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अनुच्छेद 142 चर्चा में क्यों आ गया है, इसके बारे में जानेंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 20 साल का सजा दिया गया था एक व्यक्ति को जो नाबालिग लड़की से रेप किया था। एक नाबालिग लड़की से रेप करने के जुर्म में एक व्यक्ति को सजा दी गई थी 20 साल। तो जो ये 20 साल का सजा है उसे माफ़ कर दिया गया है। इसे मतलब 20 साल की सजा को माफ़ करके इस व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है। तो क्यों रिहा कर दिया गया है, इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा 2014 में उस लड़की से, जिस नाबालिग लड़की से रेप किया गया था, अभी बालिग होने पर उससे शादी कर लिया गया है। बालिग होने पर उससे शादी कर लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो संविधान का अनुच्छेद 142 है, ये सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट न्याय करने के लिए पावर देता है। सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट न्याय करने के लिए पावर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल करके एक आदेश या डिक्री पारित कर सकता है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यक्ति को जो सजा है उसकी माफ़ करके उसे रिहाई मतलब दे दी। कंप्लीट न्याय देने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। वहीं अनुच्छेद 42 के अनुसार जो भी डिक्री या आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया जाता है, जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया जाता है, वो पूरे भारत का जितना भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में लागू हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश या तो डिक्रीज। आगे है स्वास्थ्य भारती परियोजना के बारे में दिया है। भारत में स्वस्थ सूचना मंच है। यह है भारत में एक स्वस्थ सूचना प्लेटफार्म है। स्वस्थ सूचना प्लेटफार्म है। चर्चा में क्यों आ गया है? चर्चा में इसलिए आ गया है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो WHO है, उसी के एक वेबसाइट्स है जिसका नाम है वैक्सीन सेफ्टी नेट। इस वेबसाइट के अंतर्गत भारत का जो ये प्लेटफार्म है जिसका नाम है स्वस्थ भारती परियोजना, इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, इसलिए चर्चा में आ गया है। तो आइए जानते हैं जो वैक्सीन सेफ्टी नेट है ये है क्या, ये इसलिए भारत को इसमें शामिल होने से क्या फ़ायदा मिल सकता है। ये जो वैक्सीन सेफ्टी नेट है, यह एक वैक्सीन के बारे में जो विश्वसनीय है वो सुरक्षा प्रदान करता है। विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करता है जो वैक्सीन सेफ्टी नेट है। तो इसके बारे में जानेंगे। जो वैक्सीन सेफ्टी नेट है, यह वेबसाइटों का एक वैश्विक नेटवर्क है। इसमें कई सारी वेबसाइट शामिल हुई है जो वैक्सीन से संबंधित जो भी डिटेल होता है, जो भी सूचना होती है, वो प्रोवाइड कराता है ताकि लोगों को आसानी से ये सूचना मिल सके और सही सूचना मिल सके। काली गर्दन वाली सारस चर्चा में क्यों आ गई है? भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने काली गर्दन वाले जो सारस है इसके आबादी का आकलन किया गया है। तो आइए जान लेते हैं काली गर्दन वाले क्रेन के बारे में। यह मध्यम आकार की एक पक्षी है, क्रेन है। एशिया मूल की मानी जाती है कि इसका जो मूल निवास है एशिया में है। दुनिया की एकमात्र अल्पाइन क्रेन प्रजाति है और हिमालय और तिब्बती पठार का जो हाई एल्टीट्यूड है, यानी कि उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहाँ पर ये रहती है। काली गर्दन वाली क्रेन को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसका जो 1972 है उसकी अनुसूची फर्स्ट में इसे शामिल करके रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा जो काली गर्दन वाली क्रेन के बारे में। मेकांग रिवर्स के बारे में दिया है। चर्चा में क्यों आ गई है? लाओस जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। मेकांग नदी पर एक अरबों डॉलर खर्च करके एक डैम बनाया जा रहा है। लाओस के अंदर ही डैम बनाया जा रहा है, जिससे जो लाओस की प्राकृतिक सुंदरता है वो खतरे में आ गई है। इसलिए जो मेकांग रिवर है चर्चा में आ गई है। तो इस रिवर के बारे में जान लेते हैं, मेकांग रिवर्स के बारे में। सबसे पहले तो ये निकलती कहाँ से है? जो मेकांग रिवर है ये निकलती है तिब्बत के पठार से निकलती है और फिर उसके बाद दक्षिण चाइना सी से, यहाँ पर देखिए तिब्बत के पठार से निकलने के बाद ये साउथ चाइना सी से, यानी कि जो दक्षिण चाइना सी है वहाँ से होते हुए म्यांमार होते हुए, फिर उसके बाद लाओस होते हुए, थाईलैंड से होते हुए, और फिर उसके बाद कंबोडिया के बाद जो वियतनाम है, वियतनाम का जो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है यहाँ पर ये फ्लो करती है। दक्षिण पश्चिम वाले क्षेत्र में जो साउथ चाइना सी है, यहाँ पर साउथ चाइना सी है, वहाँ पर ये फ्लो करती है इस रिवर्स को। तो इस रिवर्स का इम्पोर्टेंस क्या है? यह एशिया की बताई जाती है तीसरी सबसे लंबी नदी है। एशिया की थर्ड सबसे लंबी नदी है। पहली नदी कौन है? पहली चाइना की जो यांगसी रिवर्स है वो एशिया की सबसे बड़ी रिवर्स है, और तीसरी नदी है यह जो है मेकांग रिवर्स है। ये कई देशों को कवर करती है।
तो ये भी लगता है कि ये जो मतलब कि चाइना से लेके जो दक्षिण पूर्व एशिया है इसके बीच में ट्रेड होता रहता है बहुत अच्छी तरीके से, मतलब व्यापार बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इस रिवर्स का जो इस्तेमाल है ट्रेड के लिए किया जा सकता है, ट्रेड के लिए किया जा सकता है कि इसमें जो शिप है वो चलाकर, क्रूज शिप चलाकर ट्रेड किया जा सकता है चाइना से लेकर, तिब्बत से लेकर जो साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया है इनके बीच में। तो लेकिन नहीं, क्योंकि प्राकृतिक जो मौसम है, प्राकृतिक मौसम है, मौसमी खराबी की वजह से और फिर उसके बाद जो प्राकृतिक यहाँ पर बीच बीच में लैगून, झीलें हैं और फिर रुकावट, ढेर सारी रुकावटों के कारण इस रिवर्स में जो शिप है ये चलाई नहीं जा सकती, इसलिए इसका इस्तेमाल व्यापार के रूप में, एक रूट मार्ग के रूप में नहीं किया जा सकता है। सोडा झील के बारे में दिया है, वैज्ञानिकों ने पश्चिमी कनाडा में एक उथली सोडा झील की खोज की है। पहले इसका फिगर देख लीजिए, जो सोडा झील है यहाँ पर, यह है फिगर इसका सोडा झील का। ये पश्चिमी कनाडा के क्षेत्र में इसका खोज की गई है। तो ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में और भी जानते हैं। जो डार्विन का सिद्धांत था, डार्विन के सिद्धांत में जो गर्म छोटे छोटे तालाबों का जिक्र किया गया था डार्विन का, वहाँ पर इससे ये मैच भी करता है, इससे भी ये मैच भी करता है। जो डार्विन के छोटे छोटे गर्म तालाब होते थे उससे मैच करता था। तो डार्विन के सिद्धांत के अनुसार यह भी था कि जो आदिम यानी कि जो आदि मानव थे पृथ्वी पर जब अपना जीवन की शुरुआत किए थे तो इस झील के आसपास से ही किए थे, इस झील के आसपास से किए थे डार्विन के सिद्धांत के अनुसार। जिस डार्विन के सिद्धांत में गर्म छोटे तालाबों का जिक्र किया गया था उससे जो सोडा झील है ये मैच करती है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका जो पीएच मान है, इसका जो पीएच मान है 9 से 11 के बीच में है, यानी कि क्षारीय है। और फिर उसके बाद इसमें उच्च लेवल का कार्बोनेट का सांद्रता है, विशेष रूप से जो सोडियम कार्बोनेट है, विशेष रूप से जो सोडियम कार्बोनेट है, और उसके साथ साथ जो पानी की क्षारीयता है उसके लिए भी यह रिस्पॉन्सिबल है। झील बनने के लिए भूवैज्ञानिक, जलवायु और भौगोलिक आवश्यकताओं की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए, यह एक ऐसा स्थलीकृति है जो झील से पानी के बहिर्वाह को सीमित करती है। मतलब कि झील से इसमें पानी बहुत कम ही निकलता है, बहुत कम ही पानी को फ्लो करता है, यानी कि छिछली है। वे शुष्क और अर्धशुष्क दोनों क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, मतलब शुष्क और अर्धशुष्क दोनों क्षेत्रों में ये फैली हुई है। इनमें बैक्टीरिया और आर्किया जैसे कि प्रोकैरियोट्स का यहाँ पर डोमिनेंस यानी कि प्रभुत्व है। खासकर उच्च स्तर की जो क्षारीयता वाली झील है उसमें ये रहते हैं। तो लोकेशन याद रखिएगा जो सोडा लेक है। इसी के साथ साथ जो चिल्का झील है इसके बारे में भी जान लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उड़ीसा की जो चिल्का झील है। इसमें पिछले वर्ष की तुलना में बताया जा रहा है कि इस वर्ष में जो सर्दी है, इस वर्ष की जो सर्दी है, यहाँ पर जो प्रवासी पक्षियाँ हैं उनकी संख्या अधिक देखने को मिली है, उनकी संख्या अधिक देखने को मिली है। तो यहाँ पर देखिए सतपाड़ा के पास स्थित है चिल्का झील या चिल्का लैगून है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय लैगून है। इस झील के बारे में और भी कुछ जानते हैं। झील एशिया की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की लैगून है यानी झील है। उड़ीसा में सतपाड़ा के पास स्थित है। यह दयार रिवर्स, जो वहाँ पर एक दयार रिवर है उसी के मुहाने पर भी स्थित है। फिर यह झील सबसे आकर्षक हनीमून द्वीप के लिए जाना जाता है। वहाँ पर हनीमून द्वीप है, फिर ब्रेकफास्ट द्वीप है, इन सब लेकर मिलाकर छोटे छोटे द्वीपों के लिए जाना जाता है। झील में बड़े जो मत्स्य संसाधन है वो भी है, उसका भी एक इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र है। यानी कि यह तट और द्वीपों पर मिलाकर लगभग 132 गांव बसे हुए हैं, 132 गांव बसे हुए हैं, जिसमें से लगभग 1.5 लाख लोग, 150,000 लोग यानी कि 1.5 लाख लोग जो मछुआरे रहते हैं उनका भरण पोषण करने के लिए चिल्का झील है। 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। ध्यान रखिएगा, रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित इसे किया गया था 1981 में चिल्का झील को। ये थी चिल्का झील। आगे बढ़ते हैं। एक एक्सरसाइज के बारे में दिया है, वायु शक्ति एक्सरसाइज, वायु शक्ति 24 एक्सरसाइज। यह भारत में वायुसेना के बीच में एक्सरसाइज की जाती है। इसका संचालन जो इंडियन एयरफोर्स है उसके द्वारा किया जाता है। यह 17 फरवरी 2024 को होने वाली है। 17 फरवरी 2024 को। स्थान है राजस्थान का जो पोखरण है वहाँ पर होगा। एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर के पास यहाँ पर स्थित होगा। इसमें इस अभ्यास में भारतीय सेना के साथ संयुक्त अभियानों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें स्वदेशी रूप से जो विकसित फाइटर प्लेन है, तेजस है, प्रचंड है, ध्रुव है, इनके सहित 121 यानी 121 जो फाइटर प्लेन है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसी के साथ साथ राफेल, मिराज
2000 सुखोई 30, MKI, जगुआर, हाक, C-130, चिनूक, अपाचे, इन सब सारे जो विदेशी अडॉप्ट किए गए मतलब खरीदे गए हैं, इन सब का भी इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत की वायु शक्ति एक्सरसाइज है जो 17 फरवरी 2024 को राजस्थान के पोखरण में इसे कंडक्ट किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।